राजेश, प्रोसिक्यूटर जनरल इरीना और सिक्योरिटी चीफ इवान, और ये कहा जा रहा है कि इनमें से तो एक तो उनके बचपन के मित्र भी थे जिन पर यह कार्रवाई की गई है और आरोप ये लगाए गए हैं कि उन्होंने रूस की मदद की है, देश के साथ गद्दारी की है। तो अब तक तो जो कार्रवाई हो रही थी वो राजदूतों पर हो रही थी, लेकिन अब उनके करीबी लोगों पर भी ये कार्रवाई, इसे कैसे देखा जाए? देखिए शुभांकर, अगर आपको याद हो, जब आपने 9 राजदूतों के बदलने की बात की थी, मैं तब भी आपको बताया था कि इसका एक कारण यह हो सकता है कि इनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो रूस के लिए। देखिए, आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि यूक्रेनियन जो सोसाइटी है वो बहुत मिक्स सोसाइटी है। उसमें लगभग आप मान के चले 30 से 40% परिवार ऐसे हैं जिसमें से पिता रशियन है या बेलारशियन है या यूक्रेनियन है, और मदर जो है दूसरी इनमें से किसी और कौम की है, बेलारशियन हो गई, रशियन हो गई, यूक्रेनियन हो गई। और 80% लोग घर पे रशियन बोलते हैं। देखिए, जो लोग बाहर यूक्रेनियन लैंग्वेज की हिमायत करते हैं और बाजार में सिर्फ यूक्रेनियन इसका इस्तेमाल करते हैं, 80% लोग घर में रूसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, रूसी म्यूजिक सुनते हैं, रूसी फिल्में देखते हैं, हर चीज रूसी है। और मैंने आपको यह भी बताया था, अगर आपको याद हो 3-4 दिन पहले, कि युद्ध शुरू होते ही दूसरे-तीसरे हफ्ते में 13 पॉलिटिकल पार्टीज, जिनको यह समझे जा रहा था कि किसी तरह का एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं रूस की तरफ या थोड़ी रूस की तरफ उनका झुकाव है, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था और उनके जो बड़े लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया, बहुत से यूथ जो थे, जो शुरू में बड़ा प्रो रूसी थे, ये मानते थे रूस हमारा भाई है, वो एकाएक गायब हो गए थे। कहां गायब हुए हैं हम नहीं जानते। उनको जबरदस्ती यूक्रेन फौज में डालकर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया है, जेल में डाल दिया गया है, या किस तरह से वो गायब हो गए हमें नहीं पता। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूस की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और अभी हालात ऐसे हो गए हैं, मतलब बात इस चरम सीमा तक पहुंच गई है कि अगर कोई थोड़ा भी रूस के बारे में अच्छा बोल दे तो लोग उसको एक तरह से देशद्रोही मान के बैठ जाते हैं कि ये तो रूस का साथ दे रहा है, जो कि किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव या हम रैशनल थिंकिंग नहीं बोलेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो 2 अधिकारी जिनकी आप बात करते हैं, उनके केस में मुझे यही होता हुआ दिख रहा है। शुभांकर, लेकिन गीता, जो खबर आ रही है वो ये है कि जेलेंस्की ने इन कर्मचारियों पर देशद्रोह और रूस का साथ देने को लेकर 651 आपराधिक मामले दर्ज करवाए। अब 651 मामले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और राजेश भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी जिनका सॉफ्ट हो रहा है, जबानी तौर पर सॉफ्ट हो रहा है, उनको आप कह देने कि भाई ये तो देशद्रोही हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक प्रोसिक्यूटर जनरल है, एक सिक्योरिटी चीफ रहे हैं और बचपन के मित्र रहे। तो सारी चीजें एक तरफ हो रही हैं, और जेलेंस्की का एक रवैया जो देखने को मिल रहा है, ये कैसे देखा जाए जब हम और आप अब 10-15 महीने दिन बाद नहीं, 145वें दिन बाद बात कर रहे हैं? देखिए शुभांकर, थोड़ा तो ऑटोक्रेटिक हो गए हैं जेलेंस्की। अगर आप देखें वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, कैसे उन्हें कोई भी उनके डिसीजंस के खिलाफ अगर कोई आपत्ति, डिसेंट जिसे कहते हैं, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स डिसेंट, कि अगर वो आपसे अग्री नहीं करते हैं तो आप उन्हें निकाल देते हैं या आपको शक होने लगता है उन ऑफिसर पर। तो ऐसे 60 फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं जिनके अगेंस्ट केसेस खोले हैं। सबसे टॉप में ये प्रोसिक्यूटर जनरल और सिक्योरिटी चीफ हैं। इसके बाद कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, 60 के करीब, जिनके अगेंस्ट ऐसे केसेस अब चार्जेस डाले गए हैं। तो काफ़ी सीरियस मामला हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनके कोर जो है, जो एक साथ बैठ के डिसाइड करता था कि क्या करना चाहिए, आगे कैसे कदम बढ़ाना चाहिए, उस कोर में कोई बचेगा नहीं। बहुत इनफाइटिंग भी होता नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेलेंस्की की जो सरकार है, ऐसे ही करती रही तो उनका फोकस इंटरनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा रहेगा, ना कि इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे हैंडल करे, उस पर रहना। ये सही है कि अगर आपको ऐसे ऑफिसर्स नजर आते हैं जिनका झुकाव रूस के तरफ हो रहा है, जैसे राजेश ने कहा है, बहुत फ्लूइड सोसाइटी है, सबके फैमिलीज दोनों तरफ हैं। अगर बहुत सारे यूक्रेन में ही हैं जो सवाल खड़ा करने लगे हैं कि क्या वेस्ट को इतनी जगह देनी चाहिए थी, क्या वेस्ट और यूरोप को इतनी जगह देनी चाहिए थी कि लड़ाई हो जाए रूस और यूक्रेन के बीच, और यूक्रेन अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, और आखिरकार सह कौन रहा है? लोग सह रहे हैं। तो अगर ये सवाल उठने लगे हैं, क्या वो ट्रीजन कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो
थिन लाइन है, ये थिन लाइन कौन ड्रॉ कर रहा है? ज़ेलेंस्की किस मापदंड पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये गद्दार है या नहीं है? अगर कोई रूस के फॉर रूस कुछ बोल भी देता है तो जरूरी नहीं है कि वो गद्दार हो। शायद वो यूक्रेन के बारे में ही सोच रहा है, इसलिए कह रहा होगा कि नहीं अब रूस से बात करने की जरूरत है, या शायद अब नेगोशिएटिंग टेबल पे जाने की जरूरत है, जो आज के डेट में ज़ेलेंस्की नहीं चाहते हैं। क्योंकि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो अपना जो स्टैंड लिए बनाए हुए हैं कि क्राइमिया को भी वापस लेंगे, डॉनबास को भी वापस लेंगे, जो बाकी कैप्चर टेरिटरीज है उनको भी वापस लेंगे, ये अब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो इसलिए काफी सारे जो ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड है वो शायद अपना रुख थोड़ा बदल रहे हैं, जो इनको शायद नामंजूर